नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है, जहां हम उन बड़े और महत्वपूर्ण विषयों पर गहरी चर्चा करते हैं जो न केवल हमारे आज बल्कि हमारे भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिद्धांत के बारे में जो पूरी दुनिया को हिला सकता है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 5 है और आज हम इस सिद्धांत को और गहराई से समझेंगे। पिछले पार्ट में हम अब तक जान चुके हैं कि नई विश्व व्यवस्था का आधार, रंग, रूप, सोच, दर्शन कहां से लिए गए हैं और हम अब तक व्यवस्था का मतलब भी समझ चुके हैं। आज हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे नव साम्राज्यवाद के बारे में और नव उपनिवेशवाद के बारे में। दरअसल जिस कहानी को आज हम जानने का प्रयास करेंगे, यह वह कहानी है जिसे जाने समझे बिना आप वर्तमान की नई विश्व व्यवस्था को आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस इतिहास की हम बात कर रहे हैं इसका आधार वहीं से जुड़ा हुआ है। यकीन मानना, आप ये सारे पार्ट देखने के बाद पूर्ण रूप से नई विश्व व्यवस्था, या फिर मैं कहूं नई अव्यवस्था, इसको पूरी तरीके से समझ जाओगे। आप खुद से समझ पाओगे कि यह कोई नई विश्व व्यवस्था नहीं है, बल्कि हम लोगों को गुलाम बनाने के लिए एक उन लोगों के द्वारा लाई जा रही है जो नई नीति है। तो इसके लिए आपको इतिहास के मापदंडों को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम पूरी तरीके से समस्या को नहीं जानेंगे तब तक उसके समाधान की तरफ अग्रसर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि समस्या को जान लेना ही समस्या का समाधान है, और अब नहीं तो फिर कब, और हम नहीं तो कौन। आइए जानते हैं नव साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशवाद की इस कहानी को, जो आपके अंदर तक से झकझोर कर रख देगी। नव साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशवाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद पुराना साम्राज्यवाद नव साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में बदल गया। जो पहले यूरोप की श्वेत प्रजा के उपनिवेश और कॉलोनियां थी, वह अब स्वतंत्र जनतंत्र, वोट तंत्र, राजनीतिक तंत्र में बदल दिए गए। चाहे ये पूंजीपति थे या समाजवादी थे या लोकतांत्रिक थे या निरंकुश थे या मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश और व्यवस्था क्यों ना हो, इन सभी की मूलभूत व्यवस्था, जिसमें राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, विज्ञान, उत्पादन, वितरण, पूंजी, बैंक, करेंसी, शहरी व्यवस्था, युद्ध के मौलिक तौर तरीके पूरी तरह से यूरोपीय देशों की व्यवस्था के अनुगामी ही बने रहे। बाहर का खोल भले प्रजातंत्र, प्रभुसत्ता, संप्रभुता, आजादी, लोकतंत्र, साम्यवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था का है, परंतु इन स्वतंत्र देशों की आंतरिक व्यवस्था पूरी तरह से यूरोपियन देशों की व्यवस्था का विस्तार मात्र था, जो परोक्ष और अप्रोक्ष रूप से गोरी प्रजाति के देशों के द्वारा, जिसका नेतृत्व अब रूस और अमेरिका कर रहे थे, द्वारा ही संचालित थी। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात 1946 से 1971 के दौर में सभी यूरोपीय देश पुनर्गठन और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में थे। इसलिए दुनिया की पुरानी सीधी उपनिवेशी साम्राज्यवादी व्यवस्था को जटिल नव साम्राज्यवादी व्यवस्था और नव उपनिवेशवाद की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ, नाटो, विश्व स्वास्थ्य संस्था और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं को नई विश्व व्यवस्था के संचालन के तौर और हेतु से स्थापित किया गया था। पुरातन और नव साम्राज्यवाद की नीतियों में मौलिक अंतर और समानताएं एक देश या प्रजाति के द्वारा दूसरे देश या प्रजाति पर संपूर्ण प्रभुत्व को साम्राज्यवाद कहते हैं। राजनैतिक, सरकार, कानून, प्रशासन, सेना, क्षेत्रफल, आर्थिक, संपत्ति, व्यापार, साधन, उत्पादन, मुद्रा, मार्केट, कर, धर्म और संस्कृति, भाषा, धर्म, विश्वास, विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इतिहास, वेशभूषा, आत्मसम्मान, गौरव, भविष्य की कल्पना, सभ्यता, संस्कृति के मापदंड, खान पान, रीति रिवाज, समाज, परिवार और वर्ण व्यवस्था, इन पर पूर्ण नियंत्रण और विजेता द्वारा विजित व्यवस्था में अपने अनुकूल फेरबदल या विनाश साम्राज्यवाद का उद्देश्य है, जो पुराने और नव साम्राज्यवाद में एक जैसा है। अंतर है मात्र पद्धति, प्रक्रिया और टूल्स का। इसलिए 500 से चला आ रहा पुरातन साम्राज्यवाद, जहां गॉड, गोल्ड और ग्लोरी पर ज्यादा केंद्रित था, जिसकी शुरुआत 1000 साल पहले हुई और 1970 तक यह जारी रहा। इसमें स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, नीदरलैंड प्रमुख भागीदार थे। इसमें राजा और चर्च दोनों में से राजा ज्यादा प्रमुख था, चर्च पीछे रहकर कार्य करता था। इनके अंतर्गत साम्राज्यवाद अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के तटीय केंद्रों तक फैला। पुरातन साम्राज्यवाद की पद्धति में सेना द्वारा दूसरे और प्रजाति पर सीधा आधिपत्य जमाने के लिए बंदूक और बारूद और स्थायी प्रशिक्षित सेना के कारण श्वेत प्रजाति की सेनाएं अल्प संख्या में होने के बावजूद भी भारत, यूरोप, अमेरिका, चीन, अफ्रीका के सभी साम्राज्य ऊपर हावी रहे। इस दौर में कैथोलिक चर्च द्वारा दूसरे धर्मों को दमन और खात्मा करने पर ज्यादा भार रहा। इन्होंने अफ्रीका और अमेरिका की लगभग सभी पुरानी सभ्यताओं का लगभग सफाया कर दिया। 16वीं के बाद स्पेन, पुर्तगाल के पश्चात फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, इटली साम्राज्यवाद में ज्यादा सक्रिय हुए। अंग्रेज स्पेन और पुर्तगाल की दमनकारी नीतियों से ज्यादा सुसंस्कृत, गहरी, नियोजित, व्यापक और असरकारक थी। इन्होंने युद्ध के साथ साथ व्यापार, औद्योगिक क्रांति, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, प्रशासनिक व्यवस्था सुधार, संधि, धार्मिक रूपांतरण, सांस्कृतिक लेन देन और परिवर्तन और संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की नीतियों को अपनाया। प्रोटेस्टेंट चर्च दमन से ज्यादा धार्मिक रूपांतरण की नीतियां का पक्षधर था, जिसके अंतर्गत उपनिवेश देशों के संभ्रांत वर्ग को शिक्षा, संस्कृति, न्याय, व्यापार, विज्ञान, प्रलोभन, संधि, लोकतंत्र, आजादी, फूट डालो, राज करो और लड़ने की बजाय लड्ढाओं में साम, दाम,
दंड, भेद, छद्म युद्ध, अपरोक्ष युद्ध की नीतियों का ज्यादा सफलता से प्रयोग किया, जिनके कारण जो देश श्वेत प्रजाति के यूरोपीय देशों से कहीं ज्यादा विशाल, अमीर, संस्कृत, संपन्न, समृद्ध सभ्यताएं थीं, जैसे चीन, भारत और इस्लामी देश आदि, वे भी इसका सामना नहीं कर पाए और 200 सालों के अंतर्गत पूरी तरह से अंग्रेजों के गुलाम बन गए। 17वीं से 18वीं सदी की पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति के कारण उपनिवेशन का शोषण सिर्फ धन और संपदा की लूट से कहीं आगे बढ़कर कच्चा माल, व्यापारिक कर, पक्के माल की मंडी, व्यापारिक भेदभाव और शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, यातायात, संचार, रेल आदि के द्वारा उपनिवेशों की सदियों पुरानी सभ्यता, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, बाजार, तकनीक, विज्ञान, परंपराएं, धर्म को पूरी तरह से न केवल लूटा गया, बल्कि स्थानीय उत्पादन, कुशलता, ज्ञान, परंपरा, संस्कृति, कारीगरी, कृषि, उद्योग, ज्ञान की व्यवस्था को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। जो कार्य भारत में पिछले 1200 साल में विदेशी और मुस्लिम विदेशी आक्रमणकारी भी ना कर पाए, वह कार्य अंग्रेजों ने मात्र 200 सालों में कर दिखाया और भारत और चीन जैसी पुरातन सनातन संस्कृतियों को छिन्न भिन्न करके घुटनों के बल, अभाव से ग्रसित गरीब देशों में बदल दिया। 16वीं सदी में अंग्रेजों के आगमन से पहले चीन और भारत का सकल उत्पादन पूरी दुनिया के 50% से अधिक था और 1947 में जब चीन और भारत को अंग्रेजों ने छोड़ा, तो इन दोनों का संयुक्त उत्पादन पूरी दुनिया के 5% से भी कम रह गया था। यह था श्वेत यूरोपीय प्रजाति की उपनिवेशी साम्राज्यवादी शोषण की नीति का परिणाम। अंग्रेजों और श्वेत राज्यों की उपनिवेशी और साम्राज्यवादी नीतियां इतनी नवीन, बहुआयामी, बहुस्तरीय, चक्रीय, व्यापक, गहरी, अप्रोक्ष और लगातार अध्ययन, षड्यंत्र, परिवर्तन, ज्ञान, विज्ञान, मनोविज्ञान से भरी थी कि इनके असर का असली आकलन अभी तक राजनीतिज और आज के अर्थशास्त्री भी नहीं लगा पाए। एक अनुमान के अनुसार अकेले भारत से सिर्फ अंग्रेजों ने 1700 से 1934 तक 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट खसूट की है। वर्तमान में अमेरिका और चीन की संयुक्त जीडीपी 47 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है, जो पूरी दुनिया की जीडीपी 94 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का 50% है। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात सभी श्वेत प्रजाति के यूरोपीय देशों के नवसृजन के लिए विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संघ, नाटो, विश्व व्यापार संघ, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली जैसी वैश्विक संस्थाओं की स्थापना की, जिसके कारण पहले और दूसरे विश्व युद्ध में आपस में लड़ रहे यूरोपीय देशों को एक सुव्यवस्थित संगठन के रूप में बदल दिया गया। सभी पूर्व उपनिवेशी देशों का कॉमनवेल्थ नाम का एक संगठन बना दिया। कॉमनवेल्थ पर अप्रोक्ष रूप से इन्हीं वैश्विक संस्थाओं के द्वारा अभी भी श्वेत यूरोपीय मूल की देशों का आधिपत्य ज्यों का त्यों बना हुआ है, क्योंकि सेना, अंतर्राष्ट्रीय नियम, व्यापार, हथियार, बैंक, तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय कानून और व्यवस्थाएं अभी भी पूरी तरह से इनके द्वारा ही संचालित हैं।